नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्शकों। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे तालिबान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखिए इन सभी पहलुओं को जानने के लिए। अफगानिस्तान और तालिबान का इतिहास। अफगानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था, बल्कि ये भारत का भी हिस्सा था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन 1893 में सर मर्टिमर ड्यूरंट ने भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो डूरंट रेखा कहलाई। हिंदू कुश में स्थापित ये सीमा रेखा, जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करती हुई गुजरती थी। वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अफगानिस्तान का महाभारत से क्या गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पूर्व में ये हिंदू राष्ट्र था, इसके भी कई साक्ष्य मिले हैं। तो आइए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाले देश आज जो अफगानिस्तान है, उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हकामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रेको बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यही हिंदू कुश के अलग अलग दरों से आक्रताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रताओं में बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी कि पश्तून था। 1751 तक उसने वो सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। हर सदी में युद्ध देखने वाला देश। अफगानिस्तान वो देश है जिसने युद्धों के कई दौर देखे। अफगानिस्तान हर साल 1893 और 1919 में ब्रिटिश शासन ने 3 युद्ध लड़े थे। पहला एंग्लो अफगान वॉर, जो वो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश आर्मी बड़ी संख्या में देश में दाखिल हुई थी। जिस समय सदियों में हिंदुकुश की पहाड़ियां बर्फ से ढकी होती थी, अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी ने नरसंहार को अंजाम दिया। सन 1942 में 4500 सैनिकों की मौत हुई और करीब 12,000 आम नागरिकों की मौत हुई थी। जबकि दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 और 1880 के बीच लड़ा गया था। सरल 1919 में तीसरा अफगान एंग्लो अफगान वॉर में सेंट्रल एशिया के देशों ने जीत हासिल की थी। सोवियत अफगान युद्ध। साल 1978 से अफगानिस्तान में युद्ध का वो नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। सौर क्रांति, जिसमें तख्ता पलट हुआ था, उससे इस देश में नए तरह के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से एक के बाद एक कई संघर्ष देश में हुए। साल 1979 में सोवियत अफगान युद्ध शुरू हुआ और 10 साल के बाद 1989 में जाकर खत्म हो सका। उस समय सोवियत संघ ने देश में सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि PDPA को समर्थन दिया, जो देश में सरकार के खिलाफ माहौल को तैयार कर रही थी। सोवियत संघ की सेना ने अफगान आर्मी के साथ मिलकर विरोध में मदद की। उस समय जो लड़ाई हुई उसे अफगान मजाहुद्दीन के खिलाफ लड़ा गया युद्ध माना गया। इस युद्ध में रूस को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का भी समर्थन मिला। अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और चीन के साथ ही जर्मनी का समर्थन भी मिल रहा था। रूस को आखिर में हार माननी पड़ी थी और तब जाकर युद्ध खत्म हुआ। कैसे शुरू हुई अफगानिस्तान की मुसीबत? इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखे। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना
मुल्क सीख रहा ही था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। जहां जहां तालिबान का कब्जा होता गया वहां वहीं शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौटता गया। पूरे देश पर अब फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्क में भागने को मजबूर है। कौन है तालिबान, इसकी ताकत क्या है? अफगानिस्तान से रूस सैनिकों की वापसी के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। तालिबान पर देवबंदी विचारधारा का पूरा प्रभाव है। तालिबान को खड़ा करने के पीछे सऊदी अरब से आ रही आर्थिक मदद को जिम्मेदार माना गया है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई थी। कौन है तालिबान का नेता? तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली लड़ाकों का संगठन है। इसके अधिकांश लड़ाके और कमांडर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पढ़े लोग, मौलवी और कबायली गुटों के चीफ है। घोषित रूप से इनका एक ही मकसद है, पश्चिम देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हिबुतुल्लाह अंखुजादा तालिबान का चीफ है। वो तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिबुतुल्लाह अंखुजादा खंडार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाई के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का प्रमुख भी रहा। उसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहे से लेकर कई विदेशी लोकेशंस पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के लिए काबुल पहुंचा तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बारदर तालिबान में दूसरी रैंक पर है। इसी के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। ये तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है और दोहे में लगातार अफगानिस्तान को लेकर तालिबान की ओर से बातचीत में शामिल होता रहा है। ये 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक था और संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी रहा है। ये कई लड़ाइयों को कमांड भी कर चुका है। 1996 में तालिबान ने काबुल पर किया था कब्जा। साल 1996 में तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा किया तो एक नई मिलिट्री राजनीतिक दल का आगाज हुआ जिसे नार्दर्न अलायंस कहा जाता है। ये फोर्स तालिबान और उसके कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। इस दौरान ही तालिबान ने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया और नार्दर्न अलायंस ने सुरक्षा में कई जगहों पर युद्ध लड़ा। 9 सितंबर 2001 को अलायंस के नेता की अल-कायदा के आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले में शामिल आतंकियों की मदद की थी। इन आतंकियों ने सबूत के बिना अपने सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर 2001 में अमेरिका सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। यूएस मिलिट्री यहां पर 9/11 का बदला लेने के लिए आई थी। अमेरिकी सेनाओं के आते ही तालिबान का किला ढह गया, मगर अब 2 दशक के बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है। 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया तालिबान? साल 2001 से शुरू हुई अमेरिका और मित्र सेनाओं की कार्यवाही में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद फिर से तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण
कुंडूज के इलाकों पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दे दिए। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेस पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाइडेन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी, उनके प्रमुख सहयोगियों, तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधी कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वॉरलॉर्ड्स को तजाकिस्तान और ईरान में शरण लेना पड़ा। तालिबान के पास कितनी संपत्ति? तालिबान के पास कितनी संपत्ति? फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान के पास पैसे कमाने का मूल स्रोत मादक पदार्थों की तस्करी, सुरक्षा देने के नाम पर वसूली, अलग अलग चरमपंथी संगठनों से मिला दान और उन इलाकों से वसूला गया धन था जहां तालिबान का नियंत्रण था। फोर्ब्स ने 400 मिलियन वार्षिक व्यापार की रिपोर्ट 2016 में जारी की थी और उस वक्त तालिबान काफी कमजोर था और उसके पास कुछ ही छोटे छोटे इलाकों पर नियंत्रण था। लेकिन अब तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान के कई बड़े और महत्वपूर्ण शहरों पर हो गया है और उसकी संपत्ति में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अफगानिस्तान के आम लोगों में फिर वही खौफ। तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल में अफरा तफरी मच गई है। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया था तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया था और ना मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू कर दिया गया। विरोधी लोगों को चौराहे पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटने, लोगों को कोड़े मारने जैसे नजारे सड़कों पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनना और पूरे शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। भारत तालिबान के साथ सीधे संचार की योजना बना रहा है। भारत तालिबान के साथ संचार के सीधे चैनलों को सक्रिय करने की योजना बना रहा है क्योंकि काबुल की मुख्य धारा की राजनीति में जल्द ही इस्लामवादी समूह के केंद्र में आने की संभावना अब एक घटना प्रतीत हो रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने तालिबान की वैधता को पहचानना शुरू कर दिया है, जबकि भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अशरफ गनी सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया है क्योंकि तालिबान आक्रामक हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि उसे तालिबान में उन लोगों के साथ संपर्क का एक नेटवर्क स्थापित करना शुरू करना चाहिए जो दोहा में बैठते हैं, कतर की राजधानी और जो नई दिल्ली का विकास के लिए अपने साझेदार के रूप में देखते हैं। इसके लिए भारत अब रूस पर निर्भर है जो ईरान के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है। नई दिल्ली उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती है, भले ही इसका मतलब काबुल में एक संक्रमण सरकार का समर्थन करना हो जो 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना के जाने के बाद अब वहां आसान दिख रहा है। माना जाता है कि रूस और भारत के बीच इस बात पर व्यापक बातचीत हुई है कि क्षेत्रीय साझेदार अब क्या रुख अपनाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है और तालिबान को वार्ताकारों के रूप में लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण ये है कि संदेश तब तक उनके कमांडरों को छल जाएगा जो अफगान सरकारी बलों से लड़ रहे हैं। सूत्रों ने कहा, एक सूत्र के अनुसार सरकार उन तालिबान नेताओं से बात करने की योजना बना रही है जिनके साथ भारत तब से उलझा हुआ है जब से विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2020 में दोहा में इंट्रा अफगान संवाद में भाग लिया था। 2 दशक पहले अफगानिस्तान में युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने देश के विकास में करीब $3 अरब का निवेश किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके
आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।